सभी छात्रों का स्वागत है। तो चलिए आज हम इतिहास में एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, पिछले अध्याय में हम सबने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में विस्तार से पढ़ा था, याद है ना? अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद की ये जो भावना है वो भारत में कैसे फैली और इसके पीछे क्या वजह थी। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि भाई, जिस तरह यूरोप में राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ, क्या भारत में भी राष्ट्रवाद की कहानी ठीक वैसी ही थी या फिर यहाँ के हालात, यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की ये जो चेतना है ये आखिर जागी कैसे। और यहीं पर भारत और यूरोप की कहानी में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, यूरोप में क्या हुआ, वहां राष्ट्रवाद की भावना से नए नए देश बने जिन्हें हम नेशन स्टेट्स कहते हैं। लेकिन भारत जैसे दूसरे कई देश जो उस समय गुलाम थे, वहां कहानी बिल्कुल अलग थी। हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का जन्म ही उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से हुआ। मतलब जो गुलामी हम झेल रहे थे उसके खिलाफ खड़े होने की जो इच्छा थी, उसी ने हमें एक राष्ट्र के तौर पर एक साथ बांध दिया। अच्छा, अब इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए एक शब्द है जिसे हमें पहले समझना होगा। उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म। ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये वो स्थिति है जब कोई एक ताकतवर देश, मान लीजिए ब्रिटेन, किसी दूसरे देश जैसे हमारे भारत पर अपना राजनीतिक और आर्थिक कंट्रोल स्थापित कर लेता है। वो सिर्फ वहां पर राज ही नहीं करता, बल्कि उस देश के सारे संसाधनों का, मतलब वहां की हर कीमती चीज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, यहां के लोग एक साथ कैसे आ गए? आखिर वो कौन सी कड़ी थी जिसने इन सबको जोड़ दिया? इसका जवाब है ऑपरेशन, यानी दमन और शोषण का साझा भाव। बात यह थी कि औपनिवेशिक शासन के नीचे चाहे कोई किसान हो, व्यापारी हो या आदिवासी, हर कोई किसी ना किसी तरह से परेशान था, सताया जा रहा था। और यही जो एक जैसा दर्द था, ये जो साझा उत्पीड़न था, इसी ने इन सभी अलग अलग समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। अब जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। ये 6 अप्रैल 1919 की तस्वीर है। आपको क्या दिख रहा? ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं की लड़ाई नहीं थी। ये एक जन आंदोलन था जिसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया था। आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। जैसा कि हम एजुटेकन की क्लास में हमेशा कहते हैं, ये तस्वीरें हमें इतिहास के उस दौर की कहानी बताती हैं जो किताबों में शायद ना मिले। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं एक पेचीदा बात भी है जिसे समझना होगा। देखिए, ये तो सच है कि सबका दुश्मन एक था, ब्रिटिश हुकूमत। पर क्या उपनिवेशवाद का असर हर किसी पर एक जैसा पड़ रहा था? नहीं, हर वर्ग, हर समूह के अनुभव अलग अलग थे और इसीलिए उनके लिए स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। सोचकर देखिए, एक किसान के लिए आजादी का क्या मतलब होगा? शायद भारी भरकम लगान से छुटकारा। एक व्यापारी क्या चाहेगा? उसे व्यापार करने की आजादी चाहिए होगी। और एक आदिवासी, वो अपने जंगल और जमीन पर अपना हक वापस चाहेगा। मतलब लक्ष्य एक था, पर सबके लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग था। तो अब सवाल ये था कि इन सभी अलग अलग समूहों को, जिनकी अपनी अपनी दिक्कतें थीं, अपनी अपनी उम्मीदें थीं, उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? यहीं पर महात्मा गांधी और कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी कि इन सब बिखरे हुए समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया जाए। उन्होंने कोशिश की कि इन सबको एक धागे में पिरोया जाए। पर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो एकता बनाने की कोशिश हो रही थी, ये कोई आसान काम नहीं था। जाहिर सी बात है, जब इतने अलग अलग हितों वाले लोग एक साथ आते हैं तो उनके बीच टकराव के बिंदु भी होते हैं, मतभेद भी होते हैं। तो इस एकता में भी कई बार अंदरूनी टकराव देखने को मिले, जिसके बारे में हम जैसे जैसे अध्याय में आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी कहानी मुख्य रूप से 1920 के दशक से आगे बढ़ेगी। हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन बड़े बड़े आंदोलनों में समाज के जो अलग अलग समूह थे, उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया था। मुख्य रूप से हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, कि कांग्रेस ने इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया, इसे कैसे विकसित किया। दूसरा, हम ये जानेंगे कि जो अलग अलग सामाजिक समूह थे, उन्होंने आंदोलन में किस तरह से भाग लिया।
और तीसरा और सबसे दिलचस्प कि ये जो राष्ट्रवाद का विचार था, इसने आखिर कैसे लोगों की कल्पना में अपनी जगह बना ली, कैसे ये एक शक्तिशाली भावना बन गया। तो संक्षेप में कहें तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के खिलाफ हुए संघर्ष से हुआ। ये एक साझा लड़ाई थी जिसने अलग अलग सोच और अलग अलग हितों वाले समूहों को कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ लाने का काम किया। तो आज की शुरुआती चर्चा को हम यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर सोचें कि जब अलग अलग समूहों के लिए स्वतंत्रता का मतलब ही अलग अलग था, तो फिर वो एक साझा राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट कैसे हुए होंगे? क्या ये आसान रहा होगा? क्या-क्या चुनौतियां सामने आई होंगी? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस अध्याय के अगले भाग में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा ये समझा था। अब हम ये जानेंगे कि वही भावना, अपने देश से जुड़ाव की भावना, भारत में कैसे विकसित हुई। खास तौर पर हम 1919 के बाद के दौर पर ध्यान देंगे, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन नए नए इलाकों में फैला, उसमें नए नए लोग जुड़े और संघर्ष के तरीके भी बिल्कुल नए अपनाए गए। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में आखिर ऐसा क्या बदल दिया कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक पूरी तरह से नई दिशा मिल गई। असल में इस युद्ध की वजह से देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी। चलिए, आज की क्लास में हम इन्हीं बदलावों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका सबसे पहला असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ब्रिटिश सरकार का रक्षा खर्च, मतलब सेना पर होने वाला खर्च, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इस पैसे की भरपाई कहाँ से होती? तो उन्होंने युद्ध के नाम पर ढेर सारे कर्ज लिए और सारा बोझ डाल दिया आम लोगों पर, टैक्स बढ़ाकर। बाहर से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, और इतना ही नहीं, भारत में पहली बार आयकर यानी इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि 1913 से 1918 के बीच, मतलब युद्ध के दौरान ही, जरूरी चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। सोचिए, आम लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया होगा। आर्थिक मुश्किलों के अलावा गांवों के लोगों पर एक और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था, और वो था जबरन भर्ती। इसका मतलब समझिए, अंग्रेजी सरकार गांवों से नौजवानों को पकड़कर जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रही थी ताकि उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों को लग रहा था कि शायद युद्ध खत्म होने के बाद उनकी परेशानियां कुछ कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ठीक उसी समय जब लोग पहले ही महंगाई और टैक्स से परेशान थे, एक और मुसीबत आ गई। 1918-19 और 1920-21 में देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई, खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई, और मानो इतना ही काफी नहीं था कि ऊपर से एक फ्लू की महामारी भी फैल गई। आप अंदाजा लगाइए, 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और महामारी की वजह से करीब 120 से 130 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये एक बहुत ही भयानक दौर था। अब ऐसे मुश्किल समय में जब लोगों की सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, भारत की राजनीति में एक नए नेता का आगमन हुआ। एक ऐसा नेता जिसने संघर्ष का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। वो वहां पर नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ एक नए तरह के आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करके आए थे, जिसे वो सत्याग्रह कहते थे। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर 1913 की है, दक्षिण अफ्रीका की। इसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी भारतीय मजदूरों के एक जुलूस को लीड कर रहे हैं। जिस तरीके से, जिस विचार से उन्होंने वहां की सरकार का सामना किया, उसी को सत्याग्रह कहा गया, और यही अनोखा विचार वो अपने साथ भारत लेकर आए। तो आखिर ये सत्याग्रह का विचार था क्या? गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, बल्कि ये सत्य की शक्ति है। उनका कहना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। आप बिना हिंसा के सिर्फ सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं, उसे सच स्वीकार करने पर मजबूर कर सकते हैं, और अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल। भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल सबसे पहले छोटे स्थानीय स्तर पर किया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1917 में वो बिहार के चंपारण गए। वहां अंग्रेज बागान मालिक नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत जुल्म करते थे।
गांधी जी ने किसानों को इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसी साल 1917 में वो गुजरात के खेड़ा जिले गए। वहां फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने किसानों के सत्याग्रह का समर्थन किया और फिर 1918 में वो अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़े हुए। इन शुरुआती आंदोलनों की सफलता से गांधी जी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। अब उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी यानी पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह करने की योजना बनाई और इसकी वजह बना 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक काला कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसके खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था। अब ये कानून इतना बुरा क्यों था? देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य इसका जोरदार विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसे जल्दबाजी में पास कर दिया गया। इस कानून ने सरकार को इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को आसानी से कुचल सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उसे 2 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। ये तो सीधे सीधे लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह का आह्वान किया। तय हुआ कि 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। इसका असर जबरदस्त हुआ। अलग अलग शहरों में रैलियां निकाली गईं, रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर चले गए और दुकानें और बाजार बंद हो गए। लोगों के इस भारी विरोध को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। उन्हें लगा कि कहीं रेलवे और तार जैसी संचार व्यवस्थाएं ठप न हो जाएं, तो उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। अमृतसर में कई स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद जब लोगों का गुस्सा और बढ़ा और उन्होंने बैंकों और डाकघरों पर हमला किया, तो सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसकी कमान जनरल डायर को सौंप दी। और फिर आया इतिहास का वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी थी और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मेला लगा था, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग सरकार के दमनकारी कानूनों का शांति से विरोध करने के लिए भी जमा हुए थे। अब ये बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था और शहर से थोड़ा बाहर होने की वजह से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस बाग में आने जाने का इकलौता संकरा रास्ता है। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ इसी रास्ते से अंदर आया और उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। इसके बाद उसने अपने सिपाहियों को उस निहत्थी भीड़ पर बिना सोचे समझे गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इस गोलीबारी में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। डायर ने बाद में खुद कहा था कि वो ऐसा करके सत्याग्रहियों के मन में दहशत और खौफ पैदा करना चाहता था, एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर आग की तरह फैली, उत्तर भारत के कई शहरों में लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए। हर तरफ हड़तालें होने लगीं, लोग पुलिस से भिड़ने लगे और सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे। सरकार ने भी इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से कुचला। जब गांधी जी ने देखा कि आंदोलन में हिंसा फैल रही है, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह बेशक एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन इसकी एक सीमा थी। ये अभी भी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को अब ये महसूस होने लगा था कि भारत में अगर कोई बड़ा आंदोलन चलाना है तो वो और भी ज्यादा व्यापक होना चाहिए। पर वो ये भी मानते थे कि ऐसा कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर ना लड़ें। और उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का ये मौका खिलाफत के मुद्दे में दिखाई दिया। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो गई थी और ऐसी अफवाहें थीं कि तुर्की के शासक, जिन्हें पूरी इस्लामी दुनिया अपना आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा मानती थी, उन पर एक बहुत अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में बंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और महात्मा गांधी के साथ मिलकर एक संयुक्त आंदोलन की संभावना पर बात की। गांधी जी ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। उन्हें लगा कि ये सही मौका है जब मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जा सकता है और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत नींव रखी जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दूसरे नेताओं को भी मना लिया कि हमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि असहयोग ही क्यों? ये एक बहुत ही जरूरी विचार है जिसे हम सब एजुटेकन के छात्रों को ध्यान से समझना होगा।
गांधी जी ने अपनी मशहूर किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का शासन इसलिए चल पा रहा है क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और सरल था। अगर हम भारतीय अपना सहयोग देना बंद कर दें तो अंग्रेजी हुकूमत 1 साल के अंदर ही ढह जाएगी और हमें स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक-एक कदम करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। सबसे पहले लोगों को सरकार से मिली उपाधियों और पदवियां लौटानी होंगी। इसके बाद सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा। और अगर इसके बाद भी सरकार दमन करती है तो फिर एक संपूर्ण सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा। अब यहाँ ये शब्द बहिष्कार यानी बॉयकॉट, इसका मतलब ठीक से समझ लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है किसी के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से मना कर देना। मतलब ना तो उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेना, ना उनकी चीजें खरीदना और ना ही उनका इस्तेमाल करना। ये विरोध जताने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। इस तस्वीर से आप बहिष्कार का मतलब और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये जुलाई 1922 की तस्वीर है जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है। उस समय विदेशी कपड़े सिर्फ एक चीज नहीं थे बल्कि उन्हें अंग्रेजों के आर्थिक और सांस्कृतिक दबदबे का प्रतीक माना जाता था। इसलिए उनका बहिष्कार करना राष्ट्रवाद की भावना को जाहिर करने का एक शक्तिशाली तरीका बन गया था। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि असहयोग का ये प्रस्ताव कांग्रेस में आसानी से पास हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही बहुत से बड़े नेता इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। वो नवंबर 1920 में होने वाले परिषद चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। उन्हें ये भी डर था कि कहीं इस आंदोलन में हिंसा न भड़क उठे। इसलिए सितंबर से दिसंबर तक पार्टी के अंदर जबरदस्त खींचतान चलती रही। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग के कार्यक्रम पर मुहर लग गई। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी। हमने देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध ने भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक मुसीबत खड़ी कर दी। फिर गांधी जी सत्याग्रह का एक बिल्कुल नया विचार लेकर आए। इसके बाद अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों की वजह से जलियांवाला बाग जैसा भयंकर हत्याकांड हुआ। और अंत में खिलाफत के मुद्दे ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ आने का मौका दिया, जिससे असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। तो अब आंदोलन की जमीन तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब हमारे सामने ये सवाल है कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ा, इसमें किन-किन लोगों ने हिस्सा लिया और क्या देश के हर तबके के लिए, हर सामाजिक समूह के लिए असहयोग का मतलब एक ही था। इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब लोग स्वराज की बात करते थे तो क्या सबके मन में इसका मतलब एक ही था? क्या शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के लिए, गांव के किसानों के लिए और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए स्वराज का सपना एक जैसा था? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें समाज के अलग अलग तबकों के लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर समूह की अपनी अपनी उम्मीदें थीं, अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं और उन्होंने स्वराज का मतलब भी अपने हिसाब से ही निकाला। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि शहरों में इस आंदोलन ने क्या रूप लिया। देखिए, आंदोलन की शुरुआत शहरों में बड़े ही जोर शोर से हुई और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मध्य वर्ग की थी। गांधी जी के एक आह्वान पर देखिए कितनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज जाना बंद कर दिया। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने तो अदालत जाना ही छोड़ दिया। इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत के जो संस्थान थे वो लगभग ठप पड़ गए। हालांकि एक बात यहाँ जरूर समझनी होगी कि ये भागीदारी हर जगह एक जैसी नहीं थी। एक इसका बड़ा अपवाद हमें मद्रास में देखने को मिलता है। वहां जस्टिस पार्टी थी जो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। उन्होंने परिषद चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। उनका सोचना था कि चुनावों के जरिए काउंसिल में जाकर ही उन्हें वो अधिकार और सत्ता मिल सकती है जिस पर आमतौर पर सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा था।
इस आंदोलन का असर सिर्फ राजनीतिक या शैक्षिक मोर्चे पर ही नहीं था, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत गहरा था। विदेशी सामान का बहिष्कार तो जैसे आंदोलन की आत्मा बन गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जुलाई 1922 की है, जहां विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है। देखिए, ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि इन्हें पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक माना जाता था। अच्छा, इस बहिष्कार के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता था, जिसे आपकी किताब में पिकेटिंग कहा गया है। अब ये पिकेटिंग क्या है? ये प्रदर्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग किसी दुकान या दफ्तर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और अंदर जाने का रास्ता रोक देते हैं। विदेशी कपड़ों या शराब की दुकानों पर यह तरीका खूब इस्तेमाल हुआ। और इस बहिष्कार का असर वाकई में जबरदस्त था। जैसे जैसे लोगों ने विदेशी कपड़े छोड़कर भारतीय कपड़े, खासकर खादी पहनना शुरू किया, विदेशी कपड़ों का आयात धड़ाम से नीचे गिर गया। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1921 में जहां 102 करोड़ रुपए के विदेशी कपड़े भारत आए थे, वहीं एक साल बाद 1922 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया, मतलब लगभग आधा। लेकिन इतनी जबरदस्त शुरुआत के बावजूद शहरों में आंदोलन का ये जोश ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सका। धीरे धीरे आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी और इसके पीछे कुछ बहुत ही व्यावहारिक कारण थे। सबसे बड़ी समस्या थी विकल्पों की कमी। जैसे खादी का कपड़ा मिल में बने कपड़े से कहीं ज्यादा महंगा था, गरीब लोग उसे कैसे खरीदते? इसी तरह छात्रों और वकीलों ने अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी जगह पर भारतीय स्कूल, कॉलेज और अदालतें तो थी ही नहीं। अब पेट पालने के लिए और भविष्य के लिए उनके पास वापस उन्हीं सरकारी संस्थानों में लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। तो चलिए अब शहरों की गलियों से निकलते हैं और भारत के ग्रामीण इलाकों की तरफ चलते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि असहयोग और स्वराज का जो विचार था, उसे गांव देहात में कैसे समझा गया, जहां लोगों के संघर्ष और सपने शहर के लोगों से बिल्कुल अलग। देखिए, अवध के किसान आंदोलन को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है बेगार। बेगार का मतलब था बिना किसी पैसे या मेहनताने के जबरदस्ती काम करवाना। जमींदार गांव वालों से अपने खेतों में या अपने घरों में मुफ्त में काम करवाते थे, और यही किसानों के गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह। तो अवध में जो किसानों का आंदोलन था, वो सीधे सीधे तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो उनसे मनमाना लगान वसूलते थे। इस आंदोलन को बाबा रामचंद्र जैसे नेता चला रहे थे। किसानों की मांगें बहुत सीधी सादी थीं। लगान कम करो, बेगार की प्रथा बंद करो, और जो जमींदार अत्याचार करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करो। 1920 में जब जवाहरलाल नेहरू इन गांवों में पहुंचे, तो उन्होंने किसानों की इस तकलीफ को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कि उन्हें अपने शहर के आरामदायक जीवन पर शर्म महसूस हुई। ये दौरा उनके लिए एक आंखें खोल देने वाला अनुभव था, जिसने उन्हें असली भारत से रूबरू करवाया। लेकिन यहाँ एडुटेकन में हम देखते हैं कि आंदोलन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। किसानों ने स्वराज का मतलब अपने हिसाब से निकाला और उनका आंदोलन हिंसक होने लगा। 1921 में तालुकदारों के घरों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। कई स्थानीय नेता तो ये तक कहने लगे कि गांधी जी ने कह दिया है कि अब कोई लगान नहीं देना है और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। चलिए अब अवध से थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों की तरफ। यहाँ 1920 के दशक में एक बिल्कुल अलग तरह का एक उग्र गरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ, जिसका कांग्रेस के अहिंसक तरीकों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। यहाँ के आदिवासी अंग्रेजी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने नए वन कानून बनाकर जंगलों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। अब आदिवासी न तो अपने मवेशी चरा सकते थे, न ही लकड़ी या फल इकट्ठा कर सकते थे। उनकी तो पूरी जिंदगी ही जंगल पर निर्भर थी। ऊपर से जब उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार करने पर मजबूर किया गया, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी व्यक्ति सामने आए, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। लोगों का मानना था कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, वो भविष्य बता सकते हैं और लोगों को ठीक कर सकते हैं।
राजू एक बहुत ही दिलचस्प किरदार थे। एक तरफ तो वो महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक थे, वो लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी मानना था कि भारत को आज़ादी सिर्फ और सिर्फ बल प्रयोग यानी हिंसा से ही मिल सकती है। वो मानते थे कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, जो कि गांधी जी के विचारों से बिल्कुल उल्टा था। चलिए अब इस कहानी की आखिरी कड़ी देखते हैं। असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का क्या मतलब था। ये मजदूर बहुत ही मुश्किल और बंधुआ जैसी जिंदगी जी रहे थे। उनकी सारी मुसीबतों की जड़ थी 1859 का एक कानून, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को बिना इजाजत के बागान छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी, और सच्चाई ये थी कि ऐसी इजाजत उन्हें कभी मिलती ही नहीं थी। मतलब वो एक तरह से इन बागानों में कैद थे। तो सोचिए, जब इन मजदूरों तक असहयोग आंदोलन की खबर पहुंची तो उन्होंने इसका मतलब अपने हिसाब से निकाला। उनके लिए स्वराज का मतलब था इन बागानों की चारदीवारी से आज़ाद होना और अपने गांव वापस जाना। उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और अब वो जब चाहें अपने घर जा सकते हैं और उन्हें अपने गांव में ही जमीन मिल जाएगी। तो हमने देखा कि आंदोलन की ये सारी अलग अलग धाराएं, शहरों में, गांवों में, जंगलों में, कुछ शांतिपूर्ण, कुछ हिंसक, सब अपनी अपनी दिशा में बह रही थीं। और ये सब धाराएं 1922 में एक ऐसी घटना की तरफ बढ़ रही थीं जो एक बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। ये तस्वीर उसी घटना के बाद की है जो गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई थी। हुआ ये कि फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। जब इस हिंसा की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक रास्ते पर जा रहा है और सत्याग्रहियों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। तो आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है कि स्वराज का सपना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। शहर के लोगों के लिए, अवध के किसानों के लिए, गूड़ेम पहाड़ियों के आदिवासियों के लिए और असम के बागान मजदूरों के लिए, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। फिर भी वो सब गांधी जी के नाम पर एक साथ खड़े थे, एक आंदोलन का हिस्सा थे। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा धागा था जो इन सब अलग अलग सपनों को एक साथ पिरोए हुए था। जरा सोचिए, क्या एक चुटकी नमक एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही हुआ था। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई के उसी दिलचस्प किस्से की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की और उसके पीछे की जबरदस्त रणनीति की। तो बात है 1920 के दशक के आखिर की। माहौल पूरे भारत में गरमाया हुआ था। ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्सा, आप कह सकते हैं, उबल रहा था। और फिर 1928 में आया साइमन कमीशन। अब देखिए, इस कमीशन को भारत का भविष्य तय करना था और मजे की बात यह कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो जाहिर है हर तरफ साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। ये तो सीधे सीधे एक अपमान था और इसने, समझिए, आग में घी डालने का काम किया। तो आज की हमारी ये पूरी कहानी 5 हिस्सों में बटी है। पहले देखेंगे कि देश में ये बेचैनी शुरू कैसे हुई, फिर बात करेंगे कि कैसे आज़ादी की मांग ही बदल गई। इसके बाद आएगा वो मशहूर नमक मार्च। फिर देखेंगे कि ये कैसे एक जन आंदोलन बन गया और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला। चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं। आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी चिंगारियां थी जिनसे ये पूरा आंदोलन भड़का? असल में इसकी जड़ें उस वक्त के आर्थिक और राजनीतिक हालात में छिपी थी। उस वक्त ना, समझिए, दोहरी मार पड़ रही थी। एक तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, इसका सीधा असर पड़ा किसानों पर। उनकी फसलें कौड़ियों के भाव बिक रही थीं और लगान चुकाना तो जैसे नामुमकिन हो गया था। और दूसरी तरफ साइमन कमीशन जैसे फैसले, इससे लोगों को लगने लगा कि भाई, हमारे ही देश के भविष्य पर हमारा कोई हक नहीं है। तो एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ राजनीतिक बेइज्जती, ये एक बहुत ही विस्फोटक कॉम्बिनेशन बन चुका था। और इसी गर्म माहौल के बीच आज़ादी की लड़ाई का मकसद ही बदल गया। अब लोग छोटे मोटे सुधारों की बात नहीं कर रहे थे, लक्ष्य अब कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। देखिए, कुछ वक्त पहले तक तो कांग्रेस की मांग थी डोमिनियन स्टेटस, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही अपना शासन। लेकिन दिसंबर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सब कुछ बदल गया। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और मांग रखी गई पूर्ण स्वराज की। जी हां, पूरी आज़ादी, अब कोई बीच का रास्ता नहीं। पूर्ण स्वराज, इसका मतलब सीधा और साफ था।
ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ादी। अब किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और इस मांग के पीछे जो जज्बा था वो 26 जनवरी 1930 को ली गई स्वतंत्रता दिवस की शपथ में साफ दिखाई देता है। उसमें कहा गया, हमारा ये विश्वास है कि भारतीय जनता का भी ये एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें स्वतंत्रता मिले और वे अपनी मेहनत का फल भोग सकें। तो अब लक्ष्य तो तय हो गया, पूर्ण स्वराज। लेकिन सवाल ये था कि पूरे देश को एक साथ कैसे लाया जाए। महात्मा गांधी को एक ऐसे ही तरीके की तलाश थी जो हर किसी को जोड़ सके। और यहीं से शुरू होती है कहानी उस ऐतिहासिक नमक यात्रा की। लेकिन एक मिनट, नमक? इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे थे, तो फिर विरोध के लिए नमक जैसी इतनी मामूली सी चीज ही क्यों चुनी गई? इसका जवाब ही तो गांधी जी की शानदार रणनीति थी। सोचिए, नमक एक ऐसी चीज जो अमीर गरीब हर किसी की थाली का हिस्सा है, बिल्कुल बेसिक जरूरत। और ब्रिटिश सरकार ने इसी पर टैक्स लगा रखा था, मतलब हर घर पर उनकी पकड़ थी। तो नमक को चुनकर गांधी जी ने सीधे सीधे अंग्रेजी शासन के सबसे दमनकारी चेहरे पर हमला किया। एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे देश का हर इंसान खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकता। 240 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है, वो मीलों की दूरी है जो गांधी और उनके साथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती देने के लिए पैदल तय की थी। जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ निकले थे, तो शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मार्च इतिहास रच देगा। पूरे 24 दिन, रोज मीलों का सफर, और देखते ही देखते ये छोटा सा काफिला एक जनसैलाब बन गया। सबके सब दांडी के समुद्री तट की ओर बढ़ रहे थे, एक साम्राज्य को झुकाने के लिए। तो अब आता है वो पल, दांडी के तट पर गांधी जी ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं उठाया, उन्होंने एक चिंगारी भड़काई। और वो चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में विद्रोह की आग बनकर फैल गई। बस गांधी जी का इशारा मिलना था और पूरे देश में जैसे सविनय अवज्ञा की एक लहर दौड़ पड़ी। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा। विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, किसानों ने साफ कह दिया, हम टैक्स नहीं देंगे। अब ये सब देखकर ब्रिटिश सरकार बौखला गई और उन्होंने भी दमन का रास्ता अपनाया। हजारों लाखों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। और इस आंदोलन की एक और बहुत बड़ी बात थी, एक और क्रांति। पहली बार भारत की औरतें बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गईं। और वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने आंदोलन को लीड किया, नमक बनाया, धरने दिए, और आज़ादी की इस लड़ाई में वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। तो ठीक है, पूरा देश सड़कों पर था, जेलें भरी जा रही थीं, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? इस आंदोलन का अंजाम क्या हुआ? देखिए, आगे का रास्ता सीधा नहीं था। 1931 में सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई और गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ। इसके तहत आंदोलन रोक दिया गया। गांधी जी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन बातचीत फेल हो गई। वो खाली हाथ लौटे और 1932 में आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ा। पर इस बार ना सरकार पहले से ज्यादा सख्त थी और लोगों में भी थोड़ी थकान आ चुकी थी। धीरे धीरे 1934 आते आते आंदोलन ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन एक और सच्चाई है इस आंदोलन की, ये आंदोलन हर किसी को अपने साथ नहीं जोड़ पाया था। जैसे दलित समुदाय जो अपने राजनीतिक हक की लड़ाई लड़ रहा था, वो इससे काफी हद तक दूर रहा। कई मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी कांग्रेस के इरादों को लेकर शक में थे। और तो और गरीब किसानों को लगता था कि कांग्रेस अमीर जमींदारों की तरफ है। बात यह थी कि स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था, और यही इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि किसी भी आंदोलन को सफल कब माना जाए? क्या सिर्फ तब जब वो अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लें? इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तो यकीनन हिला दी थी, लेकिन ये भी सच है कि कुछ काम अधूरा रह गया था। सोचने वाली बात है ना? तो देखिए, पिछले हिस्सों में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा था। हमने ये भी देखा कि कैसे भाई अलग अलग जो सामाजिक समूह थे उन्होंने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये है कि इतने सारे समुदाय, इतनी भाषाएं, इतने अलग अलग क्षेत्र, ऐसे देश में लोगों के मन में ये भावना आई कैसे कि वो सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा है? ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी सामूहिक अपनेपन का भाव है, ये पैदा कैसे हुआ? तो चलिए आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, भारत जैसा इतना विशाल देश जहां इतनी ज्यादा विविधता है, वहां लोगों के मन में ये हम होने का एहसास ये कैसे जन्म लेता है?
इस सवाल का जवाब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों में ही नहीं मिलता। असल में राष्ट्रवाद की भावना तब भी पनपती है जब लोग कुछ सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जो उनकी कल्पना और उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती हैं और एक साझा पहचान बनाने में मदद करती हैं। हाँ, ये जो सामूहिक अपनेपन का भाव था, ये कुछ हद तक तो अंग्रेजों के खिलाफ साझा संघर्षों की वजह से पैदा हुआ, ये बात तो सही है। लेकिन इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक, इन सभी सांस्कृतिक चीजों ने भी राष्ट्रवाद को एक ठोस रूप देने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। अब जैसे ये तस्वीर देखिए, ये 20वीं सदी की शुरुआत में बना बाल गंगाधर तिलक का एक चित्र है। इसमें तिलक को एकता के प्रतीकों से घिरा हुआ दिखाया गया है। अगर आप चित्र के चारों ओर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मंदिर, चर्च और मस्जिद यानी अलग अलग धर्मों के पवित्र स्थान एक साथ मौजूद हैं। ये राष्ट्रीय एकता का एक बहुत सीधा और साफ संदेश देता है। तो चलिए अब एक एक करके इन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र की पहचान को एक तस्वीर, एक छवि देने की। देखिए, जब कोई राष्ट्र बनता है ना, तो उसकी एक पहचान बनाई जाती है। 20वीं सदी में जैसे जैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, भारत को भी एक पहचान देने के लिए एक छवि गढ़ी गई, और ये छवि थी एक नारी की, जिसे आज हम सब भारत माता के रूप में जानते हैं। अब राष्ट्र का विचार ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, लेकिन भारत माता की छवि के रूप में इसे गढ़ने से क्या हुआ? मातृभूमि के इस अमूर्त विचार को एक ठोस रूप मिल गया, जिससे लोगों के लिए अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाना ज्यादा आसान हो गया। ये भारत माता की एक बहुत ही प्रसिद्ध छवि है। इसे 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। इस पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वो एकदम शांत हैं, गंभीर हैं और दैवीय गुणों से भरपूर दिख रही हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में माला, दूसरे में वेद और बाकी 2 हाथों में भोजन और वस्त्र दिखाए गए हैं। अब देखिए, माला और वेद तो उनके आध्यात्मिक गुणों को दर्शाते हैं, जबकि भोजन और वस्त्र ये दिखाते हैं कि मातृभूमि अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। ये छवि उस समय राष्ट्रवाद और श्रद्धा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई थी। अच्छा, तो राष्ट्र को एक तस्वीर तो मिल गई। अब राष्ट्रवादियों ने उसे एक आवाज देने का काम शुरू किया। और ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज आई हमारी लोक कथाओं और हमारे लोकगीतों से। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने भाटों और चारणों, आप जानते हैं ना, जो पारंपरिक कहानीकार और गायक होते थे, उनके द्वारा गाई जाने वाली लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे मानते थे कि यही कहानियां हमारी सच्ची और परंपरागत संस्कृति को दर्शाती हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसे बाहरी ताकतों ने भ्रष्ट कर दिया था। तो अपनी राष्ट्रीय पहचान को फिर से खोजने और अपने अतीत पर गर्व करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाना बहुत जरूरी समझा गया। जैसे मद्रास में नतेसा शास्त्री ने द फोकलोज ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा संकलन प्रकाशित किया। उनका तो ये मानना था कि लोक कथाएं ही असल में राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। अब जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ी, राष्ट्रवादी नेताओं को ये एहसास हुआ कि लोगों को एकजुट करने के लिए सिर्फ कहानियों से ज्यादा कुछ चाहिए। उन्हें चाहिए थे चिन्ह और प्रतीक जो राष्ट्रवाद की भावना को तुरंत जगा सकें। और इन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरा हमारा झंडा। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। इसमें लाल, हरा और पीला रंग था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते हुए कमल के 8 फूल बने थे और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाने के लिए एक अर्धचंद्र भी था। फिर 1921 तक आते आते गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये भी तिरंगा था, सफेद, हरा और लाल, पर इसके बीच में चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन यानी सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। जुलूसों में ये झंडा लेकर चलना ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का एक खुला संकेत बन गया था। तो हमने तस्वीर देख ली, लोकगीत सुन लिए और झंडे के बारे में भी जान लिया। अब एक और बहुत जरूरी तरीका था राष्ट्रवाद की भावना जगाने का, और वो था भारत के इतिहास की फिर से व्याख्या करना, उसे एक नई नजरिए से देखना। देखिए, उस समय अंग्रेज क्या कहते थे? वो भारतीयों को पिछड़ा हुआ और आदिम मानते थे और कहते थे कि ये अपना शासन खुद नहीं चला सकते। इसके जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने उस महान प्राचीन युग के बारे में बताया जब कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति सब कुछ अपने शिखर पर थे।
उनका ये कहना था कि इस महान युग के बाद भारत का पतन हुआ और उसे गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास ने लोगों को अपने अतीत पर गर्व करना सिखाया और ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए लड़ने की जबरदस्त प्रेरणा दी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। ये जो सारी कोशिशें हो रही थीं राष्ट्र को एकजुट करने की, इतिहास को फिर से लिखने की, क्या ये सच में सभी लोगों को, सभी समुदायों को एक साथ ला पा रही थी? इन कोशिशों में एक समस्या थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वो ज्यादातर हिंदू अतीत था। जिन छवियों और प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा था वे भी अक्सर हिंदू प्रतीक थे। इस वजह से हुआ ये कि दूसरे समुदायों के लोग अक्सर खुद को इस राष्ट्रीय कहानी से कटा हुआ, अलग थलग महसूस करने लगे। चलिए, तो अब हम इस अध्याय के बिल्कुल आखिर में यानी निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हम एड्यूटैगिन में हमेशा बात करते हैं, इतिहास कभी भी एक सीधी सरल कहानी नहीं होता, है ना? तो ये जो एकता बनाने की कोशिशें हो रही थीं, इनमें भी अपनी कुछ चुनौतियां थीं, कुछ मुश्किलें थीं। ये तस्वीर देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की है। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो गुस्सा था उसने अलग अलग समूहों और वर्गों को एक साझा संघर्ष में लाकर खड़ा कर दिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों की परेशानियों को आज़ादी के एक संगठित आंदोलन में बदलने की कोशिश की। ये जो विशाल भीड़ दिख रही है ये उसी एकता का एक प्रतीक। लेकिन जैसा कि हमने पूरे अध्याय में पढ़ा है, इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो अलग-अलग समूह थे, उनकी अपनी-अपनी उम्मीदें थीं, अपनी-अपनी शिकायतें थीं। अंग्रेजी शासन से आज़ादी का मतलब भी सबके लिए एक जैसा नहीं था, अलग-अलग था। कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि इन मतभेदों को सुलझाया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई एक समूह दूसरे की वजह से आंदोलन से दूर न हो जाए। लेकिन कई बार इसी वजह से आंदोलन के अंदर ही बिखराव भी पैदा हो जाता था। पर इन सभी मतभेदों के बावजूद एक भावना थी जो सबको एक सूत्र में बांध रही थी, और वो थी औपनिवेशिक शासन से पूरी तरह मुक्त होने की चाहत। एक ऐसा राष्ट्र उभर रहा था जिसमें बहुत सी अलग अलग आवाजें थीं, लेकिन उन सभी आवाजों की एक ही मांग थी, आज़ादी। तो आज की क्लास हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पे जरूर सोचिएगा कि क्या किसी राष्ट्र को एकजुट करने की कोशिशें ही अनजाने में कुछ समुदायों के बीच दूरियां भी पैदा कर सकती हैं। ये राष्ट्रवाद का एक बहुत ही जटिल पहलू है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।